नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी आर्यन खान को फंसाने की रची गई बड़ी साजिश की, सरकार की नीतियों पर प्रियंका गांधी के सवालों की, जानेंगे सिद्धू के निशाने पर फिर क्यों आई अपनी ही सरकार, बिहार में कांग्रेस से क्यों नाराज है लालू यादव, बात करेंगे किसानों के आंदोलन की, ममता बनर्जी के नए प्लान की, और बुलेटिन के आखिर में बात कांग्रेस की सदस्यता के लिए रखी गई शर्तों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 29 अक्टूबर से 5 दिवसीय दौरे पर मोदी, इटली, रोम, ग्लासगो और ब्रिटेन का दौरा करेंगे पीएम मोदी। G20 शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे मोदी। अफगान मुद्दे पर कर सकते हैं बात। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज, राज्य के लोगों को बिजली कनेक्शन फ्री देने का किया ऐलान। शाह ने किया IIT जम्मू के नए परिसर का भी लोकार्पण। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक ने थामा बीजेपी का दामन, राज्य में 4 सीटों पर चल रहे उपचुनावों के बीच मध्य प्रदेश की बड़वाह सीट से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। राज्य में केंद्र की योजनाएं लागू न करने को ममता ने बताई मजबूरी, कहा धन की कमी के चलते पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो पा रही हैं केंद्र की योजनाएं। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामले में क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने की साजिश रची गई थी? आखिर शाहरुख खान क्यों एनसीबी के निशाने पर है? आर्यन के सहारे क्या हासिल करना चाहती है एनसीबी, या फिर एनसीबी का दावा सच है और आर्यन खान ड्रग्स मामले में रंगे हाथों धरे गए हैं? वैसे सवाल तो केंद्र सरकार पर भी उठ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार खुद को इस मामले से दूर ही बता रही है। लेकिन अब एक गवाह के बयान ने एनसीबी की पूरी कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर एनसीपी और शिवसेना ने भी सवाल उठाए हैं। आर्यन खान ड्रग्स केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी जांच अधिकारी के विदेश कनेक्शन की बात सामने आती है तो कभी मोबाइल फोन की चैट को लेकर बड़े खुलासे होते हैं। आर्यन खान के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार खड़ी हो जाती है तो एनसीबी को बीजेपी का साथ मिलता दिखता है। मामला कानूनी के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया है। इस मामले में रोज नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं और अब मामले के अहम गवाह प्रभाकर सेल ने एक हलफनामा देकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। प्रभाकर ने एनसीबी के जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े और दूसरे गवाह केपी गोसावी के खिलाफ बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाला प्रभाकर खुद को केपी गोसावी का बॉडीगार्ड बता रहा है। केपी गोसावी वही शख्स है जिसकी तस्वीर आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी। प्रभाकर ने दावा किया, मैंने केपी गोसावी और सैम को 25 करोड़ रुपए की बात करते सुना था और 18 करोड़ रुपए में बात बन गई, जिसमें से एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। प्रभाकर ने दावा किया कि गोसावी ने उससे फोन पर बतौर गवाह बनने को कहा था। एनसीबी ने उससे 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। इस बारे में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने कहा कि वो इसका जवाब अदालत में देंगे, लेकिन प्रभाकर के दावे से शिवसेना और एनसीबी को वानखेड़े को घेरने का मौका मिल गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, आर्यन खान मामले में एनसीबी द्वारा खाली कागज पर हस्ताक्षर कराना चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि काफी पैसे की मांग की गई थी। ये मामला महाराष्ट्र की छवि को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। अब ये सच साबित हो रहा है। संजय राउत ने इस ट्वीट को गृह मंत्री दिलीप वालसे को टैग करते हुए लिखा कि इस मामले में पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी ट्वीट किया कि सत्य ही जीतेगा, सत्यमेव जयते। मंगलवार को आर्यन खान की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। उससे पहले हो रहे बड़े खुलासे के बाद क्या एनसीबी अब भी आर्यन की जमानत का विरोध करेगी? इसका जवाब तो मंगलवार को ही मिलेगा। लेकिन इस समय देश के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो है महंगाई का, क्योंकि डीजल, पेट्रोल से लेकर खाने पीने की हर चीज महंगी होती जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है प्रियंका ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं। सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। खाने पीने की हर चीज महंगी होती जा रही है। सरकार ने अपना बजट संभालने के लिए लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। लोगों के लिए इस समय 2 वक्त रोटी जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो रहा है। इन सब के बीच मोदी सरकार जश्न मनाने में डूबी हुई है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव हो या फिर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का, हर बात में बीजेपी जश्न मनाने का बहाना ढूंढ रही है। सरकार की उदासीनता और लोगों की बढ़ती परेशानी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी की सरकार ने जनता को परेशानी देने के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में, सरकारी संपत्तियां बिक रही, मोदी सरकार में पेट्रोल के रेट एक साल में सबसे ज्यादा बढ़े। तो प्रियंका जोर शोर से जनता की परेशानियों को उठा रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रियंका ने ये मुद्दे उठाए हों। इससे पहले भी कई बार प्रियंका गांधी इन्हीं मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं और कई बार जनता की परेशानियों को सुलझाने की बात कर चुकी हैं। प्रियंका ने इस दौरान आरोप भी लगाए हैं कि मोदी सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है और अपनी मनमर्जी करती जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सवाल हो या फिर पार्टी सांसद राहुल गांधी के, सरकार की तरफ से कभी इसका जवाब नहीं दिया जाता। इसके पीछे शायद ये वजह भी हो सकती है कि सरकार के पास जवाब है ही नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ मोदी सरकार पर ही नहीं उठ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी कई सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर पंजाब में। यहाँ कैप्टन गुट के निशाने पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, तो पंजाब कांग्रेस प्रधान के निशाने पर राज्य का नेतृत्व। इसी बीच आज पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट ने राज्य में फिर से हलचल मचा दी है। पंजाब कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है। ये मुश्किल विपक्ष से कम और खुद के जरिए ज्यादा पैदा की जा रही है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से राज्य का प्रभार उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के चलते वापस ले लिया गया था, लेकिन रावत अभी भी पंजाब से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक लेख में कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि कैप्टन ने जनता और पार्टी विधायकों से दूरी बना ली थी, जिस कारण उन्हें हटाना पड़ा। इस पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जवाब देते हुए हरीश रावत के साथ साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी निशाने पर ले लिया। मनीष तिवारी ने कहा, आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की खुलकर अवहेलना की जा रही है और कांग्रेस के नेता आपस में बच्चों की तरह सार्वजनिक रूप से लड़ रहे हैं। बरगाड़ी, ड्रग्स, पावर पीपीए, रेत खनन जैसे तमाम मुद्दे गायब हो गए। क्या कोई आंदोलन आगे बढ़ा है? दरअसल जिन मुद्दों का जिक्र मनीष तिवारी ने किया, इन्हीं मुद्दों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस में बगावत हुई थी और इसका नेतृत्व किया था पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई। सिद्धू की बगावत के चलते कैप्टन की कुर्सी चली गई। सिद्धू को उम्मीद थी कि पार्टी कैप्टन की जगह उन्हें सीएम बनाएगी, लेकिन सीएम की कुर्सी मिल गई चरणजीत सिंह चन्नी को। अब सिद्धू के निशाने पर चन्नी सरकार आ गई है। सिद्धू ने एक बार फिर पुराना राग छेड़ते हुए ट्वीट किया, पंजाब को अब अपने असल मुद्दों पर वापस आना चाहिए। ये मुद्दे हर पंजाबी और हमारी आने वाली पीढ़ी की चिंता की बड़ी वजह हैं। हम उस वित्तीय मुश्किल का सामना कैसे करेंगे जो लगातार हमारे सामने परेशानी पैदा कर रहा है। मैं लगातार असल मुद्दों पर डटा रहूंगा और पिछली सीट पर नहीं बैठूंगा। अपने दूसरे ट्वीट में सिद्धू ने कहा, ये स्थिति में सुधार और भारी नुकसान के बीच अंतिम चुनाव है। सवाल है कि राज्य के संसाधनों को निजी जेबों में जाने के बजाय राज्य के खजाने में कौन वापस लाएगा। हमारे महान राज्य को समृद्धि के रास्ते पर वापस लाने के लिए नेतृत्व कौन करेगा। अपने तीसरे ट्वीट में उन्होंने पंजाबियत की जीत का दावा किया है, लेकिन सिद्धू के तेवरों से साफ है कि कैप्टन की तरह चन्नी सरकार को भी वो राहत की सांस नहीं लेने देंगे। पंजाब में 3 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा और यहाँ कांग्रेस की सत्ता दांव पर है, इसलिए पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। जोर कांग्रेस ने बिहार में भी लगाया है, जहाँ 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने आरजेडी से भी दूरी बना ली और इसके पीछे भी आरजेडी को ही जिम्मेदार बता दिया। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ऐसा दावा किया है जिससे कांग्रेस परेशान दिख रही है। 5 साल बाद अब लालू यादव फिर से सक्रिय राजनीति में उतरने को तैयार हैं। लालू ने राजनीति में आने का मौका भी वो चुना जब बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और आरजेडी मुश्किल में दिख रही है। चुनावों से पहले महागठबंधन में दरार इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस ने खुद को इससे बाहर कर लिया।
वैसे दरार तो लालू परिवार में भी पड़ती दिख रही है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप बागी हो गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार की कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, लेकिन लालू यादव पर शायद इसका असर नहीं दिख रहा है। लालू का दावा है कि दोनों सीटों पर जीत आरजेडी को ही मिलेगी। दरअसल कांग्रेस के गठबंधन से बाहर निकलने के पीछे कुशेश्वर स्थान सीट को माना जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि यहां वो मजबूत स्थिति में है। 2019 के विधानसभा चुनावों में भी यहां पार्टी उम्मीदवार ने मजबूत टक्कर दी थी। ऐसे में उसका दावा इस सीट पर बनता है, लेकिन आरजेडी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसके बाद कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस राज्य की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस की मांग पर तंज कसते हुए लालू यादव ने कहा कि जो सीट कांग्रेस मांग रही थी वहां 2019 में जो वोट कांग्रेस को मिला वो आरजेडी समर्थकों का था। लालू ने कहा, कांग्रेस का गठबंधन क्या है? क्या हम हारने के लिए कांग्रेस पर छोड़ देते? जमानत जब्त कराने के लिए कांग्रेस को दे देते? इस बीच लालू के पटना पहुंचने की खबर से ही आरजेडी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और बिहार में अब खेला होगा। लालू के स्वागत के लिए पूरे पटना को आरजेडी के झंडे बैनर से पाट दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि वो बिहार की दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी, तो लालू यादव कह रहे हैं कि जमानत भी नहीं बचेगी। अब ये जनता तय करेगी कि किस दल की चुनौती कितनी मजबूत है। दूसरी ओर किसानों के सामने 11 महीने बाद भी चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि सरकार तो कुछ सुन ही नहीं रही है। पहले तो किसान सिर्फ कृषि कानून की वापसी और एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और अब इसमें केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे का मामला भी जुड़ गया है। ऐसे में क्या है किसानों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। किसान दिल्ली के बॉर्डर को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। किसान अड़ गए हैं, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो सरकार भी इधर अड़ गई है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी। इस बीच लखीमपुर खीरी में हुई घटना ने किसानों का गुस्सा बढ़ा दिया है। किसान इसके लिए मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि उनके रसूख के चलते ही टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू की गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी गई। किसान अब गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर मंगलवार 26 अक्टूबर को किसानों ने लखनऊ में महापंचायत का फैसला किया था, लेकिन पंचायत का समय करीब आते आते अचानक मौसम में बड़ा बदलाव हो गया। लोगों की परेशानी को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कल होने वाली पंचायत को स्थगित करने का फैसला किया, लेकिन अब जगह जगह प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आंदोलन को आगे और तेज किए जाने की रणनीति पर भी काम शुरू हो गया है। नवंबर के बाद पूरे यूपी में किसान पंचायतों का सिलसिला तेज किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो इस सरकार को जाना होगा। उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर बंद किए जाने को लेकर कहा कि हमने अपनी ओर से रास्ता खोल दिया है। वैसे हमने पहले भी रास्ता बंद नहीं किया था। अब हम मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटा लिए जाए, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी हो रही है। मोदी सरकार को रास्ता खोल देना चाहिए। किसान सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी पार्टी को देश भर में फैलाने की रणनीति बनाने में लगी हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही ममता इसे लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं। अगले साल की शुरुआत में गोवा में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए टीएमसी ने भी तैयारी कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर टीएमसी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। फिलहाल ममता बनर्जी की निगाहें गोवा पर हैं, जहां बीजेपी की जगह वो टीएमसी का परचम बुलंद करना चाहती हैं। आने वाले 28 अक्टूबर को गोवा के दौरे पर ममता पहुंच रही हैं, जहां से वो चुनावी राजनीति को धार देंगी। इस यात्रा से पहले टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, जैसा कि मैं 28 तारीख को अपनी पहली गोवा यात्रा की तैयारी कर रही हूं, मैं सभी व्यक्तियों, संगठनों और राजनीतिक दलों से भाजपा और उनके विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए एकजुट होने का आह्वान करती हूं। गोवा के लोगों ने पिछले 10 वर्षों में काफी कुछ झेला है। एक दूसरे ट्वीट में ममता बनर्जी ने लिखा, साथ में हम एक नई सरकार बनाकर गोवा के लिए एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे, जो वास्तव में गोवा के लोगों की सरकार होगी और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। आपको बता दें कि टीएमसी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के लोगों को तोड़ा जा रहा है। त्रिपुरा में सुष्मिता देव को टीएमसी में ममता ला चुकी हैं और गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री और 7 बार के विधायक
लुइजिन्हो फलेरो को कांग्रेस से तोड़कर टीएमसी में लाया जा चुका है। फलेरो को टीएमसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि टीएमसी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा भी फलेरो ही होंगे। फलेरो ने ट्वीट किया, मुझ पर विश्वास जताने के लिए ममता बनर्जी और पार्टी से मैं अभिभूत हूँ। मुझे केवल आपके साथ भाजपा की विभाजनकारी ताकतों से लड़ने की उम्मीद थी। गोवा वासियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक आवाज देने के लिए धन्यवाद। इस नियुक्ति ने आपके गोवा और गोवा वासियों के लिए समान रूप से प्यार और चिंता स्नेह की पुष्टि की है। तो पश्चिम बंगाल से गोवा तक लंबी छलांग लगाने की तैयारी टीएमसी ने कर ली है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी गोवा में खेला कर पाएंगी या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात कांग्रेस के सदस्यता अभियान की। पिछले कुछ समय से कांग्रेस मुश्किल में दिखाई दे रही थी। पार्टी नेता ही सार्वजनिक रूप से पार्टी की आलोचना कर रहे थे और कई नेता तो दल छोड़कर चले गए। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और गोवा में कई कांग्रेस नेता टीएमसी में चले गए तो यूपी में सपा ने कांग्रेस के कई नेताओं को अपने पाले में कर लिया। दिल्ली में भी आप लगातार कांग्रेस नेताओं की पसंद बनी हुई है, लेकिन अब कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। पार्टी ने 1 नवंबर से सदस्यता अभियान भी शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन कांग्रेस की सदस्यता हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। इसमें कई शर्तें लगा दी गई हैं। इस वक्त देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को कमजोर पार्टी मानते हैं, लेकिन कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगातार जुटी है। पार्टी ने अब सदस्यता अभियान चलाया है। हालांकि कांग्रेस का सदस्य बनना आसान नहीं है। अगर आप कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहते हैं तो फिर आपको कई शर्तों का पालन करना पड़ेगा। जी हां, कांग्रेस ने नए सदस्यों के लिए कुछ शर्तें लागू कर दी हैं। पार्टी ने सदस्यता आवेदन में 10 नए पॉइंट को भी शामिल किया है। जो इन शर्तों का पालन करेगा उसे ही पार्टी की सदस्यता दी जाएगी। जो लोग पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं उन्हें ये घोषणा करनी होगी कि वो कानूनी सीमा से अधिक संपत्ति नहीं रखेंगे और कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए शारीरिक श्रम और जमीनी मेहनत करने से नहीं हिचकिचाएंगे। नशा करने वाले की कांग्रेस में जगह नहीं है। नए सदस्यों से सार्वजनिक रूप से पार्टी की आलोचना नहीं करने की लिखित गारंटी भी पार्टी लेगी। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि ये एक पुराना आवेदन पत्र है और हमारे पार्टी के संविधान का हिस्सा है और पार्टी के 1 नवंबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान में इसे शामिल किया गया है। पार्टी के शपथ पत्र में कहा गया है, नशा करने वाले की कांग्रेस में जगह नहीं। नए सदस्यों से सार्वजनिक रूप से पार्टी की आलोचना नहीं करने की लिखित गारंटी भी लेगी। नए सदस्यों को ये संकल्प लेना होगा कि वे किसी भी तरह के सामाजिक भेदभाव की गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, बल्कि इसे समाज से खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। तो कांग्रेस का सदस्यता अभियान 1 नवंबर से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।